कर सभी को। मैं डॉक्टर श्री फूल मीणा, सहआचार्य इतिहास विभाग, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर इतिहास के फर्स्ट चैप्टर में अपन जो अध्ययन करेंगे वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पुरातत्व संबंधी सामग्री का योगदान उस समय सर्वाधिक रहा है। पुरातत्व सामग्री को हम कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे पहला है अभिलेख, दूसरा है कलाकृतियाँ, तीसरा स्मारक एवं भग्नावशेष तथा चौथे हैं मिट्टी के बर्तन और सिक्के। जिनमें सर्वप्रथम अपन अध्ययन करते हैं अभिलेख या उत्कीर्ण लेख। अन्य स्रोतों की अपेक्षा ये स्रोत जो है अधिक विस्तृत और विश्वसनीय कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय शासकों, सामंतों एवं जो समृद्ध लोग होते थे उनने समय समय पर अपने जो अच्छे कार्य किए थे, जैसे विजय प्राप्त करना, कीर्ति, दान देना, सत्कर्म अथवा समारोह जो करते थे, उनकी स्मृति में अनेक उत्कीर्ण अभिलेख लिखवाए। ये अभिलेख अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में मिलते हैं, जैसे कि स्तंभ, शिलाओं, गुहाओं, मूर्तियों, प्रकारों, पात्रों और ताम्रपत्रों पर। अशोक के पूर्व अभिलेख नहीं मिल पाए हैं। अभिलेखों में समकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशाओं की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक जानकारी की पुष्टि भी इनसे होती है। यदि हमें कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख नहीं मिलता, तो उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में हमारी जानकारी नगण्य होती। अभिलेखों से साहित्यिक रचनाओं की पुष्टि भी होती है, जैसे हर्ष के संबंध में बाण के कथन की पुष्टि उसके बांसखेड़ा एवं मधुवन दानपत्रों से, पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेखित पुष्यमित्र सिंह के यज्ञ की पुष्टि उसका अवध्याभिलेख करता है। बिना अभिलेखों की सहायता से अनेक राजवंश, यशस्वी सम्राट, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती। इन अभिलेखों से हमें शासकों के नाम, उनकी वंशावलियाँ, तिथिक्रम, उनके समय की महत्वपूर्ण घटना आदि का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ प्राकृतिक शिलाएँ उपलब्ध नहीं थी, वहाँ लेख लिखवाने के लिए प्रस्तर स्तंभों का प्रयोग हुआ। स्तंभ लेखों में अशोक के स्तंभ लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनके अलावा यूनानी हेलियोडोरस का विदिशा का स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख जो कि अशोक के प्रयाग स्तंभ पर ही उत्कीर्ण है, चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायता मिलती है। शिलालेखों में भी अशोक के शिलालेख विशेष महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पुष्यमित्र सिंह का अवध्याभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक नानघाट और कार्ले के लेख तथा गुप्त नरेशों के गुहालेख विशेष उल्लेखनीय हैं। गुहालेख पर्वतीय अंचलों से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण के महालेख, गुहालेख शक 57 संघर्ष एवं दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनवाए गए। इन स्तूपों के तोरणों एवं वेष्टनियों पर लेख अंकित होते थे। सांची, भारहुत, अमरावती आदि की वेष्टनियों पर अनेक लेख अंकित मिले हैं, जो इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। प्राचीन नरेश तथा सामंत कभी कभी किसी व्यक्ति को दान अथवा पारितोषिक ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करा के देते थे। ऐसे ताम्रपत्रों से अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, जैसे शासक तथा उसके वंश का संक्षिप्त परिचय, जिसके समय में ताम्रपत्र लिखा गया था, दानग्रही एवं उसके वंश, शाखा एवं गोत्र का वर्णन, दान का अवसर जैसे विजय, तीर्थ ग्रहण आदि धार्मिक कार्य, अग्रहार भूमि, उसकी माप एवं सीमा या दान की गई धनराशि
तथा विभिन्न करों की सूची इत्यादि की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हमें महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दूसरे जो प्रकार हैं पुरातत्व संबंधी, उनमें कलाकृतियाँ। प्राचीन काल की बहुत सी कलाकृतियाँ जैसे भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियाँ, मंदिर, खिलौने, आभूषण, मोहरें आदि भारत के विभिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुई है, जिनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास की सभ्यता एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन कलाकृतियों में बहुत सी खंडित अवस्था में पाई गई है। जैसे सिंधु घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रकार की कलाकृतियाँ के बहुत से नमूने हमें प्राप्त हुए हैं, जिनकी सहायता से ही हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुफाओं में निर्मित भित्ति चित्र से भी हमें ज्ञान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार के भित्ति चित्र अजंता, सितना, वासल, बादामी और बाघ की गुफाओं में मिले हैं। इन चित्रों में समकालीन कला एवं संस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। पत्थर, तांबा, कांस एवं पीतल की बनी मूर्तियाँ भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें देती है। तीसरा जो प्रकार है वो है स्मारक और भग्नावशेष। स्मारक और भग्नावशेष से भी इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। छेनी, कन्नी एवं तूलिका जैसे निर्जीव साधनों की सहायता से प्रस्तुत प्राचीन भारतीय स्मारक तत्कालीन भारतीय वास्तुकारों, शिल्पकारों एवं चित्रकारों के उद्गारों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र आदि में जो भग्नावशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो अपने युग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी प्रकार स्मारकों के रूप में सुरक्षित मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियाँ, स्तंभ, तोरण, चित्र आदि भी उस समय की इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इन स्मारक एवं भग्नावशेषों से भिन्न भिन्न कालों की कलाओं एवं उनके विषयों तथा शैलियों का अध्ययन किया जा सकता है। इनके सूक्ष्म अध्ययन से हमें इतिहास के कालक्रम को भी निश्चित कर सकते हैं। ये अपने युग के लोगों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी देती है। जैसे सिंधु क्षेत्र से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि उस युग में शिव की पूजा प्रचलन में थी। गुप्त काल में वैष्णव, बौद्ध, जैन एवं शैव धर्म की मूर्तियाँ मिलने से ये अनुमान होता है कि उस युग में सारे देवी देवताओं की उपासना होती थी, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता थी। चौथा जो है वो है मिट्टी के बर्तन एवं मुद्राएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खुदाई में प्राप्त मिट्टी के बर्तन तथा मुद्राएं अर्थात मोहरें वो भी हमें इतिहास की जानकारी देने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इनके सूक्ष्म अध्ययन से काल निर्माण में सहायता मिलती है। इनके अध्ययन से उस युग के कला पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्राचीनतम बर्तन और मोहरें सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई है, परंतु इन पर भी खुदे लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर भी इनके अध्ययन से सैंधव सभ्यता के विविध पक्षों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पांचवा जो है वो है सिक्के। सोने, चांदी, तांबे और पीतल के प्राचीन सिक्के भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत माने गए हैं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईस्वी सन की 3री शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत सिक्के ही माने गए हैं। इन सिक्कों पर प्राय शासकों का नाम, उनकी उपाधि, तिथि, राज चिन्ह तथा धर्म चिन्ह अंकित होता था। इससे राजवंशों के काल निर्माण में सहायता मिलती है। राजाओं के उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी मिलती है। उदाहरणतः कनिष्क के सिक्कों पर अंकित बौद्ध, हिंदू, ईरानी एवं यूनानी देवताओं के नाम उस बौद्ध नृपति की धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित अश्व एवं यूप एवं अश्वमेव पराक्रम में लेख उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त वीणा अंकित सिक्के समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम की जानकारी देते हैं। किसी भी राज्य की समृद्धि एवं संपन्नता के स्तर को भी सिक्के ही निर्धारित करते हैं। जैसे प्रारंभिक गुप्त शासकों के विशुद्ध सोने के सिक्के उनके शासनकाल की संपन्नता को बतलाते हैं। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट राजनीतिक अशांति एवं बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति की सूचना देती है। यदाकदा सिक्कों पर
दो भिन्न कुलों के राजाओं के नाम अंकित मिलते हैं, जैसे जोगलथम्बी से प्राप्त सकराज नहपान के सिक्कों पर सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम भी अंकित है, जो शकों पर सातवाहन विजय का सूचक है। प्राय एक ही राजा के बहुसंख्यक सिक्के उसके शासन की स्थिरता को सूचित करते हैं, तो किसी शासक के अल्पसंख्यक सिक्के उसके अल्पकालीन अथवा संकटपूर्ण शासन की जानकारी देते हैं। सिक्कों के प्राप्ति स्थान से राज्यों की सीमाएं निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है। मुद्राओं पर अंकित लेख एवं चित्र तत्कालीन साहित्य एवं कला की स्थिति का भी आभास कराते हैं। संक्षेप में, सिक्कों पर अंकित तथ्यों से विभिन्न शासकों के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इतिहास निर्माण में इस प्रकार ये पुरातत्व संबंधी हमें बहुत सहयोग करती है।